Hello everybody, my name is Ashwini Sharma and this is your day 3 of Daily Guidance Program 2.0. This is the program for the students who want to prepare for SSC JEE Mains ESC 2024 और any other AE JEE एग्ज़ाम। तो आपका जो आज का टास्क है वो सीमेंट से रिलेटेड है, स्टील में कनेक्शन से रिलेटेड है और एफएम में फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड है। सीमेंट में आप कोई भी नोट्स रिफ़र कर सकते हो। मैं पर्सनली जसपाल सर के नोट्स रिफ़र करता हूँ और मैंने आईएएस मास्टर की जो किताबें आती हैं, जो कोर्स था उसका, तो उन किताबों से मैंने पढ़ा है। तो आप लोग कोई भी नोट्स रिफ़र कर सकते हो। अगर आपके पास कोई नोट्स नहीं है तो जसपाल सर के नोट्स मैंने नीचे कमेंट में प्रोवाइड कर दिए हैं, आप उनसे भी पढ़ सकते हो। तो उन नोट्स में आपको सीमेंट में कुछ इस तरह से डिफरेंशिएशन मिलेगा। उसमें आपको कंपोनेंट्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है। कंपोनेंट्स जैसे लाइम होता है, कितना परसेंटेज होता है, लाइम की यूज़ क्या होती है, ज़्यादा यूज़ कर दिया तो क्या होगा, कम यूज़ किया तो क्या होगा, सिलिका है उसमें, ठीक है, एल्यूमिना है, आयरन ऑक्साइड है। तो ये सब कंपोनेंट्स पढ़ने हैं। फिर बोगस कंपाउंड पढ़ने हैं एलाइड, बेलाइट, सेलाइट, फेलाइट, कितनी कितनी परसेंटेज होती है, क्या क्या यूज़ होता है, किसको बढ़ाने से क्या होता है, किसको कम करने से क्या होता है। और इन सबको आपने अच्छे से पढ़ लिया तो इसके साथ साथ आपका जो स्पेशल टाइप ऑफ सीमेंट है ये अपने आप ही कवर हो जाएगा। तो जब आप स्पेशल टाइप ऑफ सीमेंट पढ़ोगे तो उसके अंदर बोगस कंपाउंड्स की जो आपने प्रॉपर्टीज़ याद की है उससे आप डायरेक्टली बता पाओगे कि इस स्पेशल टाइप ऑफ सीमेंट में आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है, उसमें आपको चाहिए कि जो आपका सीमेंट है वो बहुत जल्दी से स्ट्रेंथ गेन कर ले। तो स्ट्रेंथ गेन जल्दी कर ले, रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ तेज हो उसका, तो उसके लिए आपको C3S बढ़ाना पड़ेगा। तो आपके पास प्रॉपर्टी, आपको C3S की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। C3S बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, उसकी फाइन ग्राइंडिंग करेंगे। हमें और ज़्यादा बढ़ानी है, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट करना है, तो उसके अंदर हम CaCl2 भी डाल देंगे। वैसे कोरोसिव है लेकिन ये डालते हैं 2% के आसपास डालते हैं। तो बोगस कंपाउंड अच्छे से पढ़ना है। फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, इसकी सिर्फ एक रीडिंग लगा लेना, ड्राई प्रोसेस, वेट प्रोसेस क्या होता है, कौन से इकोनॉमिकल है, तो इसको आप रीडिंग कर लोगे तब भी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कॉन्सेप्चुअल कुछ ज़्यादा है नहीं इसके अंदर, तो रीड लगाने से, रीडिंग करने से भी काम बन जाएगा। फैक्ट्स याद करने की कोशिश मत करना। टेस्टिंग ऑफ सीमेंट, लैब टेस्ट और फील्ड टेस्ट दोनों ही इंपॉर्टेंट है। फील्ड टेस्ट को थोड़ा सा पढ़ लेना। लैब टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग हर एक एग्जाम में पूछ लिया जाता है इनसे। कंसिस्टेंसी टेस्ट होता है, साउंडनेस टेस्ट होता है। स्पेशली जो स्ट्रेंथ टेस्ट है उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें एक थ्योरी करके लिखवाई हुई है, तो सब चीज़ें याद करने की कोशिश मत करना। मोल्ड कितना होता है और किस तरह से इस टेस्ट को करते हैं, बस ओवरव्यू ले लेना कि किस तरह से टेंसाइल टेस्ट या कंप्रेसिव टेस्ट कर लेते हैं, उतना काफ़ी है। हर एक चीज़ को याद करने की कोशिश मत करना। टेस्टिंग ऑफ सीमेंट के बाद स्पेशल टाइप ऑफ सीमेंट, ये आपके बोगस कंपाउंड से ही क्लियर हो जाएंगे, बाकी इसको पढ़ोगे तो बड़ी जल्दी हो जाएगा। और इसके बाद PYQ आपको प्रैक्टिस करने हैं ESC के और YCT AE के। ये अगर आप ESC के PYQ और YCT AE के PYQ करने जाओगे तो ऐसा लगेगा कि पूरे दिन भर में भी आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे, इतने ज़्यादा हैं सीमेंट के क्वेश्चंस। तो आपको क्या करना है, 1 घंटा ESC के PYQ को देना है, 1 घंटा YCT AE के PYQ को देना है। जितना आपने नॉलेज ली है उसके अकॉर्डिंग अपनी नॉलेज को टेस्ट करना है और ये क्वेश्चन करने हैं। ये बहुत अच्छे लेवल के हो गए, ये थोड़े से कम लेवल के हुए इसके कंपैरिजन में। वैसे इसके भी क्वेश्चन अच्छे ही होंगे YCT AE के भी, तो ये दोनों आपको करने हैं। तो ओवरऑल आपको सीमेंट में बहुत अच्छा टाइम देना है आज का। उसके बाद आपको स्टील पढ़ना है। स्टील में मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कोई नोट से ना पढ़ो, क्योंकि नोट से पढ़ने चलोगे तो थोड़ा टाइम वेस्ट ही होगा आपका। जो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ आपको, आप अपने हिसाब से भी चीज़ें कर सकते हो। आप ऐसा करना कि आप सीधा क्वेश्चंस पे जंप करना और क्वेश्चन से चीज़ें समझ में आ जाएंगी, उनके सॉल्यूशन से आपको बहुत, ठीक है। एक क्वेश्चन नहीं आया, दूसरा क्वेश्चन नहीं समझ में आया, आपको लग रहा है कि एक टाइप के क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं, तो आप उसमें फिर अपने नोट्स को रिफ़र कर सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से स्टील को आपको PYQs से करना चाहिए। तो पहले थोड़े कम लेवल के क्वेश्चन कर लेना, इसमें YCT AE ओपन कर लेना, उसमें रिवेट्स एंड बोल्ट्स कनेक्शन है और वेल्ड कनेक्शन है। इसके कुछ 50-50 क्वेश्चन कर लेना, उससे आपको एक ओवरऑल आइडिया हो जाएगा कि कनेक्शन के क्वेश्चन होते कैसे हैं। फिर इससे थोड़ा सा लेवल ऊपर बढ़ाओगे तो फिर ESC के PYQ कर लेना, 1 घंटे कर लेना। 25-30 क्वेश्चन जितने आप कर पाओ उतने कर लेना स्टील के। ये स्ट्रक्चर फास्टनर या फिर कनेक्शन के नाम से होगा। आप कोई भी किताब यूज़ कर सकते हो, मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ IAS मास्टर की ESC PYQ। तो आप कहीं से भी खरीद सकते हो, ऑफलाइन जाके खरीद लो, ऑनलाइन जाके खरीद लो, वो आपके ऊपर है। तो वो किताब अच्छी है। आपके पास मेडिजी की है तो देख लो, अगर जो आप कंफर्टेबल हो मेडिजी की किताब से और आपको सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो मेडिजी से भी आप कर सकते हो। तो स्टील में करना है आपको ये। FM के अंदर आपको फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ जो पहला चैप्टर है, इसमें भी आप फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ में भी जसपाल सर के नोट्स रिफ़र कर सकते हो। अब
ये जो नोट्स आप देखोगे, स्टार्टिंग आप जब करोगे तो थोड़ा बेसिक बता रखा है चीज़ों के बारे में। अडैप्टिक प्रोसेस क्या होता है, इज़ोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, वो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड उतना नहीं है, तो एक बार रीड लगा लेना। जहाँ से विस्कोसिटी टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है उसके बाद से थोड़ा इंपॉर्टेंट ज़्यादा चीज़ें आ जाएंगी, तो वहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर देना। एक बात का ध्यान रहे, कन्वेंशनल न्यूमेरिकल खुद से सोल्व करने की कोशिश अभी मत करना अगर आप इसको चैप्टर को पहली बार पढ़ रहे हो। दूसरा, अगर आप एसएससी जेई मेंस लिखने जा रहे हो, ईएससी पीवाईक्यू ऑब्जेक्टिव के लिए भी आप सिर्फ इतना कर सकते हो कि क्वेश्चन देखना, सिर्फ अप्रोच लगाने की कोशिश करना कि इसके अंदर क्या क्या हो सकता है। पहला पॉइंट, अप्रोच लगाने की कोशिश करना कि आप पहली बात तो क्वेश्चन समझ में आ भी रहा है आपको कि नहीं, कन्वेंशनल क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है। उसके बाद क्वेश्चन समझने के बाद आप ये समझना कि मैं इसको कैसे सोल्व कर सकता हूँ, और उसके बाद आप उसका जो सॉल्यूशन है ना वो रीड कर लेना। बस इतना करना, खुद से करने की कोशिश करोगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। अभी इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि हम अभी कन्वेंशनल क्वेश्चन भी करें, तो इसलिए कन्वेंशनल क्वेश्चन को बिल्कुल अवॉइड करना। बहुत वैसे बेसिक होता है काफ़ी ये कि आपको कन्वेंशनल क्वेश्चन करते हुए चलना चाहिए, लेकिन अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है, तो हम अभी इसको अवॉइड करेंगे। हम बस रीड कर लेंगे ये जो कन्वेंशनल क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो है। इसके अलावा आप ईएससी के पीवाईक्यू करोगे इसके अंदर, वाईसीटी के मत करना। ईएससी के पीवाईक्यू थोड़े बेसिक लेवल के ही हैं इसके अंदर, तो जितने भी ईएससी के पीवाईक्यूज फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ चैप्टर में दिए हुए हैं, चैप्टर पढ़ने के बाद इसको आपको ट्राई करना है। तो ये आपका काम आज का होगा, जो कि आपको कंप्लीट करना है अपने डे 3 के टास्क में। डेली ये सब चीज़ें करते रहोगे, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एक महीने के अंदर आपको महसूस हो जाएगा कि आप कोई भी एग्ज़ाम देने लायक हो गए हो, कि हाँ एटलीस्ट इतना मन ना करे आपका कि ये एग्ज़ाम मैं नहीं दूंगा क्योंकि मेरी तैयारी नहीं है। एक महीने के अंदर आपको रिजल्ट दिख जाएगा। मेहनत लेकिन आपको करनी पड़ेगी। काफ़ी वीडियोज़ मैंने बनाई हुई हैं, वो मैं अपलोड कर दूंगा। उसमें से भी आप देख के सीख सकते हो, जैसे स्पेशल टाइप ऑफ सीमेंट्स बोगस कंपाउंड, इनके ऊपर मैंने स्ट्रक्चर फास्टनर के ऊपर तो मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, तो इनको आप देख सकते हो, समझ सकते हो। आपके पास कोई कोर्स है उससे भी आप देख सकते हो। सोर्स मैटर नहीं करती, आपकी इंटेंशन मैटर करती है कि आप कितना सीखना चाहते हो, कितना समझना चाहते हो। अगर आप रिलाई करोगे सिर्फ इस चीज़ के ऊपर कि कोई आए आपको सिखाए आपको, ठीक है, आपका हाथ पकड़ के आपको ले जाए कहीं पे, ये सब मैं बता रहा हूँ ये भी एक स्पून फीडिंग ही है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आप इस तरह से चीज़ों को कवर करते हुए चलो, क्योंकि आप अपने पिछले 10 दिन उठा के देखो कि आपने कितनी पढ़ाई की और कितना कोर्स कंप्लीट किया। अगर इस तरह से चलोगे तो एक महीने के अंदर आपका आधे से ज़्यादा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, और वो भी इम्पोर्टेंट पार्ट। ठीक है, तो इस तरह से करते हुए चलोगे तो सभी टास्क कंप्लीट करोगे तो सिलेक्शन होने के बहुत हाई चांसेस हो जाएंगे आपके। तो ये आपका आज का टास्क है। अब मैं जो आपने क्वेरीज वीडियोस के कमेंट बॉक्स में आपने पूछी थी, तो उनको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन है कि भैया मेरे पास ईएससी की मेडीजी की बुक पड़ी है 2016 वाली, तो आईएएस मास्टर की 2024 वाली बुक खरीदूं क्या, या 2000 नहीं 2024 वाली आपको खरीदनी पड़ेगी। 2016 से 2024 में काफ़ी डिफरेंस आ गया। ये लास्ट के 5 ईयर करने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये आपको खरीदनी चाहिए। और अगर जो आप खरीद ही रहे हो तो आईएएस मास्टर वाली खरीदना। आगे बढ़ते हैं। अंकित पांडे का क्वेश्चन है कि सर वाईसीटी की रेलवे रीजनिंग की बुक का पीडीएफ डाल दो प्लीज़। देखो जितने भी किताब है मेरे पास अवेलेबल, वो मैंने कॉपीराइट का नुकसान उठाते हुए, उसका रिस्क उठाते हुए मैंने अपलोड की हुई है। किसी दिन टेलीग्राम चैनल बंद हो जाएगा, किसी दिन ये यूट्यूब चैनल बंद हो जाएगा, ठीक है, तो उसका मैं रिस्क उठा रहा हूँ अपनी तरफ से। तो जो भी मटेरियल मेरे पास था वो मैंने प्रोवाइड कर दिया है। मेरी कोशिश ये है कि आप ये एक बार पीडीएफ देख लो, आपको समझ में आए, आपको अच्छी लगे तो इसको ख़रीद भी लेना साथ में, क्योंकि पीडीएफ से कब तक पढ़ोगे। आप ख़रीद लोगे इन सब चीज़ों को तो अल्टीमेटली फ़ायदा आपका ही होगा। और ये जो आपकी सक्सेस है ना, उसके सामने कुछ भी कॉस्ट नहीं है। तो अगर बिल्कुल ही ख़रीद नहीं सकते फिर तो काम चला लो पीडीएफ से, नहीं तो ख़रीद लो। आगे बढ़ते हैं। चार्ल्स मार्टिन का क्वेश्चन है कि येस्टरडे टास्क कंप्लीटेड, होप फॉर द बेस्ट। वेल डन चार्ल्स, और ऐसे ही कंप्लीट करते रहोगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डियर सर प्लीज़ शेयर स्क्रीनशॉट फोटो ऑफ डेली टास्क टॉपिक्स इन ग्रुप। सर मैं जितना आप लोगों के लिए कर रहा हूँ उसको एज अ गिफ्ट मानो। इसको आप इन वीडियोस को ये मत समझो कि आपका कोई हक है कि मुझे आप लोगों के लिए काम करना है। ये सब सिर्फ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, कि आपका जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो जाए। सिलेक्शन तो आपका हो जाएगा, लेकिन उसकी कॉस्ट इतनी बड़ी हो सकती है कि अगर आपका सिलेक्शन सही टाइम पे ना हो या फिर 1 साल या 2 साल बाद आए। तो मैंने टाइम वेस्ट किया है अपना काफ़ी, और सही चीज़ को डिसाइड करने में, सही गाइडेंस के अभाव में। तो
तो ये जो वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, ये मेरी तरफ से एक गिफ्ट है, इसको एक एक्सेप्ट करो। जो जितना मुझसे हो पाएगा उतना मैं कर दूँगा, क्योंकि अगर मैं अपना अभी आगे का भी स्केड्यूल बताऊँ और पीछे का स्केड्यूल बताऊँ, पिछले 2 महीने से लगभग हर हफ्ते या तो एग्ज़ाम होता है या कोई इंटरव्यू होता है। उस बीच मैं ये सब चीज़ें कर रहा हूँ आपके लिए। 26 तारीख को मेरा असिस्टेंट कमांडेंट का इंटरव्यू है, 5 तारीख को मेरा कन्वेंशनल है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का। तो मैं इस बीच ये सब चीज़ें कर रहा हूँ, जितना मैं पॉसिबल कर पाऊँ हो पाएगा मुझसे, मैं उतना कर पाऊँगा। फ़ोटो वोटो कोशिश करूँगा डालने की, नहीं डाल पाया तो आई एम सॉरी। बाकी कोशिश करूँगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करने की, बाकी आप भी कोऑपरेट करो। रिज़ल्ट कब तक आ सकता है प्री का, कोई आइडिया नहीं है मुझे। थैंक यू सर, थैंक यू आपका एप्रिसिएशन के लिए। सर आपका हरियाणा एसडीओ का रिज़ल्ट कैसा रहा? हरियाणा एसडीओ का मेरा कन्वेंशनल का पेपर है, प्री क्लियर हो गया था मेरा। 5 तारीख को है वो, 5 नवंबर को। बाकी जो मुझे लग रहा है कि शायद आप यूपी पीसीएल एई का आप पूछना चाह रहे हो। यूपी पीसीएल एई का मैं अभी इंटरव्यू देने गया था कानपुर में, आईआईटी कानपुर में। तो उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है, आज ही उसका रिज़ल्ट आया है। मेरे प्री में 136.25 आए थे और फाइनल जो सिलेक्शन हुआ है 159 गई है कट ऑफ यूआर की। तो ये बहुत ज़्यादा गैप था। इवन 25 नंबर का शायद इंटरव्यू 25 नंबर का था, 22.5 नंबर आते मेरे, 22.75 नंबर आते तब जाके मेरा सिलेक्शन होता, और 25 में से इतने नंबर लाना मुझे नहीं लग रहा पॉसिबल है। और शायद मुझे कन्फ्यूज़न है कि 20 का था या 25 का था, तो इम्पॉसिबल सा था ये, तो इतनी कट ऑफ पे सिलेक्शन होना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, प्लीज़ एसएससी जेई 2024 के लिए बिगिनर्स के प्रिपरेशन का एक सेपरेट वीडियो प्लीज़ बनाइए फ्रॉम स्क्रैच, बुक्स, रिसोर्सेज, मटेरियल, अबाउट एवरीथिंग। इट्स अ ह्यूज रिक्वेस्ट भैया। ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैं बना चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में देख लेना ये सब चीज़ें। बाकी ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये लगभग बिगिनर्स का ही है। इसमें मैं 3 टॉपिक आपको दे रहा हूँ, 3 की जगह 1 कर लो, क्योंकि अगर आप सोचोगे कि एक चैप्टर को मैं 10 दिन में ख़त्म करूँगा, आपको अपने आप को पुश करना पड़ेगा, आपको उस स्पीड से पढ़ना पड़ेगा। भले ही आप इसको मैच ना कर पाओ, लेकिन शुरू तो करो। इस तरह से शुरू करोगे तो 1 महीने में एटलीस्ट कुछ तो सीख पाओगे। दूसरा, जीके वगैरह के लिए आप ऐसा कर सकते हो कि जो मैंने डीजीपी 2.0 प्री के लिए बनाया था, आप उसको शुरू से स्टार्ट कर लो, उसको भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉरी कोई सिलेक्शन नहीं हुआ है, साल भी गई, एसएससी जेई में ईएससी वाले और गेट वाले भरे पड़े हैं, कंपटीशन हाई कर दिया है, हम क्या करें, जॉब छोड़ दें? आपका ये जोक समझ में नहीं आया मुझे। बाकी ओवरऑल जो मैं सोच पा रहा हूँ, आप ये कहना चाह रहे हो कि एसएससी जेई की आप लोग तैयारी कर रहे हो, लेकिन गेट वाले ईएससी वाले भी इसको एग्ज़ाम को देते हैं, तो काफ़ी टफ हो गया है आपका सिलेक्शन लेना। तो ये ईएससी वाले गेट वाले भी, ये भी ज़ीरो से ही स्टार्ट करते हैं, पढ़ाई करते हैं। और अगर आप इसको डिप्लोमा बीटेक से शायद जोड़ना चाहते हो, तो डिप्लोमा वाले भी टॉप करते हैं एसएससी जेई का एग्ज़ाम। ये सब आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितनी मेहनत करते हो, कितने कंसिस्टेंसी से आप लगे हुए हो। अगर कंसिस्टेंसी से आप लगे हुए हो तो हार्ड वर्क बीट कर देता है टैलेंट को भी। तो इन सब चीज़ों से बाहर निकलो कि आप डिप्लोमा वाले हो या फिर आप प्राइवेट कॉलेज वाले हो। मैं प्राइवेट कॉलेज से ही मैंने अपनी बीटेक की है, 2017 से मैं लगा हुआ हूँ। इस साल मैंने अपना इंटरव्यू दिया है ईएससी मेंस का, और सॉरी ईएससी का, और भी दूसरे एग्ज़ाम में एटलीस्ट इंटरव्यू तक पहुँचा हूँ। एसएससी जेई सीपीडब्ल्यूडी निकाला है, तो मेहनत से चीज़ें हो जाती हैं। मुझे तो गाइडेंस भी नहीं थी, आप लोगों के लिए मैं गाइड इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों का टाइम वेस्ट मत हो। तो इन सब चीज़ों से बाहर निकलो कि मेरा नहीं होगा क्योंकि मैं ऐसा हूँ, मेरा एनवायरनमेंट ऐसा है, मैं ऐसा हूँ। इन सब चीज़ों से बिल्कुल बाहर निकलना पड़ेगा, मेहनत पे ध्यान दो, मेहनत करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।